हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो बेटा, कैसे हो आप सभी लोग। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड द कंसोलिडेशन इन इंडिया, और कंसोलिडेट करने के बाद यस दे बिकेम द पॉलिटिकल पावर। और आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जाएंगे चेंजेस। वो क्या चेंजेस लेकर के आए जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया के अंदर बनी एक पॉलिटिकल पावर, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस किया, उनका एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस था, और उनकी इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में उन लोगों ने क्या क्या चेंज किया। आज के इस सेशन में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग हम लोग जो करेंगे वो हम लोग करेंगे द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से। ठीक है दोस्तों, तो भैया सीधी सी बात है कि अगर हम देखें ब्रिटिश रूल हिस्ट्री, जो डेवलपमेंट है ब्रिटिश रूल का इंडिया के अंदर, वो बेसिकली 3 फेजेस में आता है यार। ठीक है, पहला जो फेज है वो 1600 एडी से 1765 एडी का है। दूसरा जो फेज है वो 1765 से 1858 तक का है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पहला जो फेज है वो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से लेकर के बैटल ऑफ बक्सर तक है। ठीक है, 1765 से 1858 तक का जो फेस है वो हम लोग बोल सकते हैं कि वो बक्सर से लेकर के जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 तक का है, बिकॉज 1857 में रिवोल्ट हुआ, 1857 में द ग्रेट रिवोल्ट। और 1858 से लेकर के 1947 का ये जो तीसरा पार्ट है, ये जो कैटेगरी मतलब ये जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, ये जो है ब्रिटिश क्राउन का रूल है उसके अंदर फॉल करता है। ठीक है, तो ये चीज गॉट इट। तो ये 3 पीरियड में पूरा ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश रूल की हिस्ट्री है वो डिवाइडेड है। ठीक है, नाउ हम लोग ये सब जानते हैं कि ब्रिटिश ये मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे। इंग्लिश कंपनी ये एक मर्चेंट्स ने बनाई थी, ये इंडिया के साथ ट्रेड करते थे, और इनका एक ही मोटिव था यार। क्या इनका एक ही मोटिव था? मैक्सिमम प्रॉफिट जो है अर्न करना। और हम लोगों ने पढ़ा भी था लास्ट की क्लासेस में कि 1763 तक सारे यूरोपियंस को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हटा दिया, इंडिया से बाहर भेज दिया, ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, और वो बन गए पॉलिटिकल पावर आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। लेकिन उनका जो एम्बिशन था, जब वो 1763 में जब उन्होंने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जितने भी अदर यूरोपियन पावर्स थे उनको हटाया, ठीक है, तो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। अब उनको चाहिए क्या? पॉलिटिकल पावर। ये भी हम लोग जानते हैं, ये भी हमने कॉन्क्वेस्ट में पढ़ा। 1765 में कंपनी ने अपना ये ड्रीम था, ये भी पूरा कर लिया। अब वो एक प्योरली कमर्शियल बॉडी से कमर्शियल कम पॉलिटिकल बॉडी में कन्वर्ट हो गई। अब रियलाइजेशन शुरू होता है। अब उनको रियलाइज हुआ कि भैया अगर हमको इन टेरिटरीज को इफेक्टिवली रूल करना है तो एक सूटेबल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमको हमारे लिए बनाना पड़ेगा। अगर हम नहीं बनाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। तो एक सूटेबल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो लेकर किया है। यहां पर इन्फ्लुएंस बहुत सारा था, ठीक है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो भी लीगल सिस्टम इंडिया के अंदर डेवलप किया गया बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं था, ग्रेजुअली वो डेवलप करते चले गए एज पर द डिमांड, एज पर द प्रिवेलिंग कंडीशन। जो भी इंडियंस की प्रिवेलिंग कंडीशन थी इंडिया के अंदर, ठीक है, वो धीरे धीरे एज पर द नीड इन इंग्लैंड, ठीक है, एज पर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था वो स्टैब्लिश होता चला गया, रिफॉर्म होता चला गया। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में नेसेसरी चेंजेस ये लाते चले गए। ये आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो प्रोसेस है, 1772 के एक्ट से लेकर के 1858 तक के एक्ट के बीच में ढेर सारे एक्ट आए, ढेर सारे चार्टर एक्ट्स आए, ठीक है, ढेर सारे चार्टर एक्ट बने। 1833, 1813 का, 1833 का, इन सब के चार्टर एक्ट भी आए, ठीक है। और वो चार्टर एक्ट
वो चार्टर एक्ट जितने भी पास किए गए उन सब में चेंजेस लाए गए, चेंजेस किए गए, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एक चीज़ आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ये ब्रिटेन के अंदर जो है रेनेसा के टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलर हुआ। ठीक है, तो इससे भी चेंजेस लेकर के आए भाई। मिशनरी जीलियस जो एक्टिविटीज़ थी उससे भी चेंजेस हुए। ठीक है, जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे उनका जब इंटरेस्ट चेंज हुआ आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैन्युफैक्चरर्स का, तब ब्रिटेन की पॉलिसीज में चेंज हुआ और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस लाए गए। ये सब हम पढ़ेंगे, ये सब हम एक्ट्स के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। अगर मैं आपको अभी ब्रीफ में बता देता हूं कि अगर हम मिशनरी जील की बात करें तो 1813 के चार्टर एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में जो है कंपनी ने मिशनरी एक्टिविटीज को जो है फ्री हैंड दे दिया कि वो इंडिया में आ सकते हैं और मिशनरी एक्टिविटीज को जो है आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। ब्रिटिश मर्चेंट्स, यस, इंडिया के अंदर ईस्ट के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली थी। आपको याद हो कल पहले लेसन में हमने पढ़ा था कि 31 दिसंबर 1600 में जब क्वीन ने चार्टर दिया तब मोनोपोली दी गई थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो ईस्ट के साथ सिर्फ वही ट्रेड कर सकते हैं। यस, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से वही ट्रेड कर सकते हैं, ये मोनोपोली था उनका। और ये मोनोपोली एंड हुआ बाय द एक्ट ऑफ 1813, बाय द एक्ट ऑफ 1813 एंड कंप्लीटली बाय द एक्ट ऑफ 1833 ये मोनोपोली पूरी तरीके से खत्म हो गया। ये मोनोपोली जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर दी गई, है ना। तो ये भैया इनका इंटरेस्ट, मर्चेंट्स का इंटरेस्ट, है ना, मैन्युफैक्चरर्स का, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स का इंटरेस्ट। तो ये चीज, तो ये कुछ इवेंट्स थे जो होते चले गए और उसके अकॉर्डिंगली इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक पॉलिसीज में, रेवेन्यू पॉलिसीज में, रेवेन्यू सेटलमेंट्स में यहाँ चेंजेस ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अंदर लाती चली गई, करती चली गई। तो ये ऑल ऑफ अ सडन इवॉल्व नहीं था। तो भैया देखो ये मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर आपको मेंस में पूछा जाता है कि ऑल ऑफ अ सडन ये एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इट वाज इवॉल्व ऑफ ऑल ऑफ अ सडन, तो आप इस फैक्ट को डिनाई कर सकते हो। ठीक है, इट वाज अ रिजल्ट ऑफ द चेंजेस विच अकर्ड इन इंग्लैंड। ठीक है, तो यस, आप इसके सपोर्ट में भी जा सकते हो। तो ये चीज गॉट इट, क्लियर है ना, क्लियर है ये चीज। नाउ ये पार्ट, ठीक है, इंपीरियलिस्टिक जितनी भी पॉलिसीज थी ब्रिटेन की, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो यूनिफॉर्म नहीं था। मैंने अभी बताया आपको, इट वॉज नॉट एट ऑल यूनिफॉर्म। ब्रिटिश पॉलिसीज दैट वॉज नॉट यूनिफॉर्म, समय के अनुसार, टाइम टू टाइम ये चेंज होती चली गई। कैसे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो ब्रिटेन में हुआ, ध्यान रखिएगा भैया, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रिटेन में हुआ उसी के अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम ये सारी चीजें चेंज होती चली गई, ये सारी की सारी चीजें चेंज होती चली गई और एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डेवलप किया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो डेवलप किया गया। ठीक है, हम यही चीजें, हम सब यही चीजें हमारे इस सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, सब कुछ। जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कंप्राइज करता है होम गवर्नमेंट इन लंदन। लंदन में यानी कि इंग्लैंड में जो उनकी गवर्नमेंट थी वो किस तरीके से, भैया प्राइवेट कंपनी है ना, हमने बताया था ना ये कि इट वाज अ प्राइवेट मर्चेंट्स का कंपनी, प्राइवेट मर्चेंट्स थे, इन्होंने ये कंपनी बनाई थी, इनके शेयर होल्डर्स थे, इनके शेयर होल्डर्स थे, है ना, ये चीज। ठीक है, ये पार्ट। और इंडिया को गवर्न करने के लिए, इंडियन टेरिटरीज को गवर्न करने के लिए, फिर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से जो रेवेन्यू अर्न किया जा रहा है उसे एडमिनिस्टर किया जाएगा, कैसे कैसे खर्चा किया जाएगा। सिविल सर्विसेज, मिलिट्री और सर्विसेज के अलावा जो भी और सर्विसेज होती हैं उनको सिविल सर्विसेज कहा जाता है। ठीक है, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर कोई भी आर्बिट्रेशन होगा तो उसके लिए जस्टिस, तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे हेड्स हम हमारे आज के सेशन में अभी पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, जो कि पूरे एंटायर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि होम गवर्नमेंट जो लंदन में थी वो थी क्या। ठीक है, क्या उसका कंपोजिशन था। तो भैया उसके अंदर थे 24 डायरेक्टर। मैंने अभी आपको बताया कि जो कंपनी है वो कंपनी किसकी थी, वो कंपनी थी मर्चेंट्स की। ठीक है, वो कंपनी थी मर्चेंट्स की, जो कि इस कंपनी के शेयर होल्डर्स थे। और ये शेयर होल्डर्स एनुअली, यही शेयर होल्डर्स जिनको कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता है,
ठीक है, ये जो शेयर होल्डर्स हैं जिनको कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता है, ये हर साल इलेक्ट करते थे 24 डायरेक्टर, जिन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। और ये थी मेन बॉडी, ये थी मेन बॉडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। हर साल इनका इलेक्शन होता था, हर साल इंग्लैंड में इनका इलेक्शन होता था, और यही 24 डायरेक्टर्स मिलकर के पूरी कंपनी को गवर्न करते थे फ्रॉम इंग्लैंड। यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नंबर ऑफ कमिटीज फॉर्म करते थे अमंगस्ट देमसेल्फ, ताकि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को लंदन में यानी कि ब्रिटेन में रन किया जा सके। जो भी पावर्स हैं, इनकी प्रिविलेजेस हैं कंपनी के, ये सब सुपरवाइजन रहता था, ठीक है, किसका? पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट ने ये किया भी टाइम्स टू टाइम, ठीक है। जब से कंपनी बनी तब से लेकर के 1858 तक, या हम लोग बोल सकते हैं इस 1858 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो ये डिसॉल्व हो ही चुका था, ठीक है, ये पार्ट। तो भैया इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने वेरियस एक्ट से इस कंपनी, इस गवर्नमेंट को, होम गवर्नमेंट को जो है ये जो है सुपरवाइज करते चले गए, चेंज करते चले गए, इनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करते चले गए, ठीक है। कुछ पावर्स थे, प्रिविलेजेस थे, या तो ग्रांट कर दिया या उनको कर्टेल कर दिया, यानी कि उनसे वापस ले लिया, या उनको कम कर दिया, खत्म कर दिया। ये चीज गॉट इट, ठीक है, ये चीज गॉट इट, क्लियर है ना दोस्तों? ये पार्ट, यही होम गवर्नमेंट में, इस होम गवर्नमेंट का जो पूरा खर्चा होता था, एक्सपेंसेस जो भी इसके होते थे, वो सब इंडियन रेवेन्यू से किए जाते थे। कैसे? इंडियन रेवेन्यू से किए जाते थे, ठीक है। यस, आफ्टर जब इंडिया के अंदर इंग्लिश कंपनी ने पॉलिटिकल टेरिटरीज गेन किए, पॉलिटिकल पावर वो बन गई, तो यहाँ के रेवेन्यू से पूरे एक्सपेंसेस इस होम गवर्नमेंट के लंदन में जो है डील किए जाते थे, सारे के सारे एक्सपेंसेस मीट आउट किए जाते थे। और यहीं से शुरू होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो भाई गवर्नमेंट की हम बात करें तो कंपनी के दो सोर्स थे यहां पर अथॉरिटी के। पहला तो ऑब्वियसली जो ब्रिटेन के एक्ट थे वो तो था ही, साथ ही साथ में कुछ और एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस जो ग्रेट मुगल रूलर्स हैं या जो इंडियन रूलिंग डायनेस्टीज से उनसे मिले, है ना भैया। हमको पता ही है कि किस तरीके से जो मद्रास और कलकत्ता का जो साइट था वो मिला किससे? नवाब ऑफ कर्नाटक यहाँ पर, ठीक है। इब्राहिम खान जो नवाब थे बंगाल के, कलकत्ता मिला जॉब चारनॉक को, है ना। यहाँ पर फ्रांसिस डे इनको मिला, ठीक है। ये चीज मॉडर्न सिटी 1717 में मुगल एम्परर फारूक सियार ने जो है गोल्डन फरमान दिया, ये भी हमें पता है ना। और ब्रिटिश किंग ने बॉम्बे दे दिया आइलैंड, जो कि उनको डाउरी में मिला था, ठीक है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत सारे एक्ट पास किए सुपरवाइज करने के लिए, बहुत सारे एक्ट पास किए सुपरवाइज करने के लिए। तो यहां पर आप वो एक्ट देख सकते हो। ये डेवलपमेंट था कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन का। भाई कोई भी गवर्नमेंट है उसे रन करने के लिए एक सेट प्रिंसिपल्स चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उनका एक्सटेंट कितना है, कैसे फंक्शन करेंगे, कौन कौन से ऑफिसर्स होने चाहिए, ये सारी चीजें जब रिटन फॉर्म में आ जाए तो उसे हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। यस, तो ये यहां से कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो कंपनी का जो रूल था इंडिया के अंदर, ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसे एडमिनिस्टर करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 से लेकर के 1857 के बीच में ये 8 एक्ट पास किए। इसमें सबसे पहला था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग नाम ही वही है भैया, रेगुलेट करने के लिए। फिर इसे अमेंड किया गया 1781 में, फिर इसे चेंज किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। पिट्स ही वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इन 1784। तो यस, वो एक्ट लेकर के आए तो 1784 में बना। फिर उसके बाद में इस एक्ट को फिर से अमेंड किया गया इन द ईयर 1786। फिर 1793 का एक चार्टर एक्ट आया, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो लास्ट चार्टर एक्ट जो पास किया गया दैट वाज इन द ईयर 1853। ध्यान रखना सर, चार्टर मीन्स कोई चीज का प्रिविलेज देना उस चीज के लिए, स्पेशली उस चीज के लिए, स्पेशली उसी के लिए।
तो इस तरीके से उसको चार्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये भैया स्पेशल कंपनी के लिए ये एक्ट पास किए गए, उनका जितना भी रूल था इंडिया के अंदर उसे गवर्न करने के लिए, ठीक है, जो भी पॉलिसीज थे ना। इसका ये मतलब नहीं कि खाली ये इंडियन गवर्नमेंट से रिलेट था। इन एक्ट ने, इन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो ये एक्ट पास किए हैं, इनसे जो है नॉट इवन इन इंडिया बट ऑल्सो इन इंग्लैंड, यानी कि जो गवर्नमेंट इंग्लैंड में भी बैठी हुई है, यानी कि जो इसकी हाईएस्ट अथॉरिटी है कंपनी की, जो इंग्लैंड में बैठी हुई है, वो भी जो है इफेक्ट में आई। वो भी उनका भी सुपरविजन होता था, वो भी रेगुलेट किए जाते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें यहां से इन एक्ट से। तो अब हम एक एक करके ये एक्ट देखते हैं, एक एक करके हम लोग ये सारे एक्ट पढ़ते हैं कि एक एक एक्ट से क्या हमको यहां पर कंपनी में कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहले आता है द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखो ये जो सेक्शन है ना दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी में भी काम में आता है। यहां से कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है, बिल्कुल यहां से कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है, जो कि अल्टीमेटली पहुंच जाती है अपने कल्मिनेशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड, एंड फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक तरीके से यही शुरुआत है, ठीक है, यही शुरुआत है कि इंडिया के अंदर जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स हैं, है ना, जैसे लेजिस्लेटिव ऑर्गन एक होना चाहिए, एक जुडिशरी होनी चाहिए अलग से, एग्जीक्यूटिव्स जो भी लॉज बने हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये चीज जो है यहां पर, ये चीज यहां के इस पार्ट से स्टार्ट हुई, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो ये एक्ट सबसे पहला था, इट वॉज अ फर्स्ट एक्ट, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसका इंपॉर्टेंस भी यही है कि ये एक फर्स्ट स्टेप था, इट वॉज अ फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ठीक है। ये चीज भैया, कंपनी एक पॉलिटिकल है, उसका भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, इसको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा, रिकॉग्निशन कैसे किया जाएगा कंपनी का, ठीक है। तो उसके लिए भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ एक्ट लाना होगा, करना ही होगा। तो ये एक्ट उसके काम में भी आ गया। मींस दिस एक्ट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इट रिकॉग्नाइज्ड द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, ठीक है। और भैया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसका फाउंडेशन इस एक्ट ने रखा, सबसे इंपॉर्टेंट, इस एक्ट ने रखा इसका फाउंडेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का ये फाउंडेशन, ठीक है। पर ये ऑल ऑफ अ सडन पास नहीं हुआ, ये एक्ट ऑल ऑफ अ सडन पास नहीं हुआ, ढेर सारे रीजंस थे यार, बिल्कुल बहुत सारे सर्कमस्टांसेस थे, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस थे। सेलेक्ट कमेटी भी बनाई गई, ठीक है, उसके भी रिकमेंडेशंस थे, ठीक है। और फिर इस एक्ट को अल्टीमेटली 1773 में इनेक्ट कर दिया गया, फोर्स में आया। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर फ्रेंड्स, इनेक्ट तो कर दिया 1773 में, लेकिन फोर्स में आया 1774 में। तो अगर आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट मिल जाए द रेगुलेटिंग एक्ट वॉज वो केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1774, तो गलत नहीं है, ठीक है। इट वॉज पास इन 1773 बट केम इनटू फोर्स इन 1773, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इट वॉज पास इन 1773, इनैक्टेड इन 1773 बट केम इनटू फोर्स इन 1774। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना भैया, है ना ये चीज। चलो ठीक है। अब भैया क्या सर्कमस्टेंसेस थे, हम सबको पता है यार, 1773 से पहले कंपनी ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी किया, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा, ठीक है। और इन दोनों बैटल से कंपनी के पास खूब सारा रेवेन्यू आया, खूब सारा पैसा आया, कंपनी को मिल गए दीवानी राइट्स, राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, डबल गवर्नमेंट सिस्टम रॉबर्ट क्लाइव ने ले आया, कंपनी के जो सर्वेंट थे उनके पास आ गया ढेर सारा पैसा, कंपनी के सर्वेंट्स थे उनके पास आ गया ढेर सारा पैसा। और ऐसे इवेंट्स में जब ब्रिटेन में ये कंपनी के सर्वेंट्स जब लौट के जाते थे दोस्तों, जब ये सर्वेंट्स लौट के जाते थे तो वो इन्वेस्ट करते थे कंपनी में, यस कंपनी में,
ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में वो लोग इन्वेस्ट करते थे, और वहां पर जो ऑफिशियल्स थे वो ये सोचते थे कि ये जो सर्वेंट्स हैं कंपनी के, इनकी सैलरी तो ज्यादा थी नहीं, तो फिर इतना पैसा कहां से आया? वो पैसा आता था करप्शन से, ब्राइबरी, करप्शन। याद है ना, दस्तक बेच दिया करते थे। दस्तक था क्या? एक फ्री पास था, वो बेच दिया जाता था। पढ़ा था ना अपन ने कल की क्लास में, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वो दस्तक बेच दिया जाता था। वो दस्तक बेच दिया, पैसा अपनी जेब में रख लिया, कंपनी को नहीं दिया, कंपनी को पता ही नहीं है। ठीक है, अब ऐसे में क्या हुआ? कंपनी के रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहे। जब कंपनी के रेवेन्यू जनरेट नहीं होंगे तो कंपनी हो जाएगी बैंकरप्ट। कंपनी रन तो करनी है, तो कंपनी हो गई बैंकरप्ट। और कंपनी ने क्या किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट से 1 लाख स्टर्लिंग, कंपनी से 1 लाख स्टर्लिंग का डिमांड रख दिया। यस, इसका डिमांड रख दिया। तो यहां पर पार्लियामेंट बोला, बॉस आपके सर्वेंट्स तो धनवान होके आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हम कंगाल हो गए, मीन्स हम बैंकरप्ट हो गए। हाउ इट इज पॉसिबल? मीन्स समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन, समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन। अब हम आपको रेगुलेट करेंगे, आपकी सारी एक्टिविटीज को हम सुपरवाइज करेंगे। तो आ गया हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। तो आ गया हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। कुछ प्रोविजंस आए। प्रोविजंस में क्या किया गया कि जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, जो वोटर्स थे, उनकी क्वालिफिकेशन को रेस कर दिया गया। मैंने क्या बताया था आपको कि जो कंपनी है, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता था। और ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो हैं, ये इलेक्ट करते थे किनको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन रन करते थे, जो कि मेन गवर्निंग बॉडी थी। तो भैया कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की जो क्वालिफिकेशन थी इलेक्शन में वोट करने की, वो रेस कर दी गई। पहले क्या था कि जिसके पास 500 स्टर्लिंग के शेयर हैं वो वोट कर सकता था। इसको हटाया गया और यहां पर 1000 ये कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? नंबर ऑफ कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कम हो गए। जो भी इलेक्ट होगा डायरेक्टर, वो 1 साल के लिए नहीं होगा। क्यों? आज मान लो मैं इलेक्ट हुआ, अगले साल मेरा इलेक्शन नहीं हुआ, जो भी नया बंदा आया उसने पॉलिसी चेंज कर दी। पॉलिसी चेंज कर दी तो भैया खर्चा भी तो बढ़ेगा, है ना। मैंने कुछ पैसा खर्च किया, वो तो अबंडन हो गई, पॉलिसी खत्म, उसका कोई आउटपुट नहीं निकला। ये चीज तो भैया ब्रिटिश पार्लियामेंट बोला गया ये तो बेकार की चीज है, यहां पर टर्म को 4 इयर्स कर दो। तो टर्म को कर दिया गया 4 इयर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नंबर को फिक्स कर दिया गया 24, जिसमें से हर साल 1/4 रिटायर होंगे। 1/4 यानी कि 6 डायरेक्टर जो है वो हर साल रिटायर होंगे। ठीक है, तो यानी कि हर साल 6 नए डायरेक्टर इलेक्ट किए जाएंगे एक तरीके से। गॉट इट? क्लियर? और डायरेक्टर्स जो थे उनको सारा फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल और मिलिट्री रिकॉर्ड जितने भी है डीलिंग, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देना होगा पार्लियामेंट में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देना होगा पार्लियामेंट में। तो ये होम गवर्नमेंट में चेंजेस लाए गए। कहां पर? लंदन में चेंजेस लाए गए। अब जब लंदन में चेंजेस आए तो इंडिया में भी तो चेंजेस आएंगे। तो यस भैया, तो वो भी आए इंडिया में चेंजेस। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है भैया, 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, हर प्रेसिडेंसी का अपना एक अलग अलग गवर्नर था, हर प्रेसिडेंसी का अपना एक अलग अलग गवर्नर था। तो 3 प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी थी। तो अब ये तीनों प्रेसिडेंसी को मिला करके एक इनका गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई। कितने मेंबर्स की? 4 मेंबर्स की। 4 मेंबर्स की अलोंग विद अ गवर्नर जनरल। मींस अब जो काउंसिल है वो 4+1 की है। जो भी डिसीजन होगा वो इस 4+1 में जो भी मेजोरिटी डिसाइड करेगी। 4 मेंबर, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मैनसन एंड बेयरवेल, और साथ में वॉरेन हेस्टिंग। भैया ये एक्ट एक तरीके से देखा जाए तो इट वॉज व्हाट वी कैन से दैट इसने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बिगाड़ के रख दिया। ठीक है, यहां पर क्या होता था कि ये जो 3 मेंबर हैं, फिलिप्स, फ्रांसिस, क्लेवरिंग एंड मैनसन, ये एक साइड हो जाते थे, बेचारा वॉरेन हेस्टिंग और बेयरवेल अलग। मेजोरिटी किसकी है? इनकी है। तो जो वो चाहते थे वही पास होता था।
ठीक है, सबऑर्डिनेट बना दिए गए गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड बंगाल। बिना गवर्नर जनरल की परमिशन के कोई वॉर नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट फीचर इंडिया के अंदर आया, दैट वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, लॉर्ड एम्फे, इनको चीफ जस्टिस बनाया गया, ठीक है, और 3 अदर जजेस बनाए गए। 1774 में कैलकाटा में ये सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। ये जितने भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे वो सब इसके जुरिस्डिक्शन में आते थे। हालांकि इस एक्ट में इस चीज को जो है डिफाइन नहीं किया गया था, और कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स थे उन्हें कहा गया कि आप किसी भी तरीके का प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे। पर बॉस, एक्ट तो पहला था, परफेक्ट नहीं था, क्रिटिसाइज किया गया, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि गवर्नर जनरल जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, हालांकि पोजीशन तो उसकी बढ़ गई, गवर्नर जनरल विथ काउंसिल। गवर्नर जनरल का अब एक इंडिविजुअल डिसीजन नहीं है, उसकी एक काउंसिल भी है, उसका एक ग्रुप भी है, ठीक है, उसका एक ग्रुप भी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उसकी पावर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई, उसकी जो पावर थी ना वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई, ठीक है, क्योंकि वो मेजोरिटी से ही डिसीजन ले सकता था, डिस्क्रिशनरी पावर तो कोई थी ही नहीं। यस, विदाउट एनी डिस्क्रिशनरी पावर, विदाउट एनी डिस्क्रिशनरी पावर। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का और गवर्नर जनरल की काउंसिल के बीच में क्या रिलेशन है ये भी नहीं बताया, बिल्कुल भी नहीं बताया, है ना। कौन सा लॉ एडमिनिस्टर होगा इंडिया के अंदर, इंग्लिश लॉ, इंडियन लॉ, मुस्लिम लॉ, कौन सा लॉ एडमिनिस्टर होगा ये भी क्लियर नहीं था, बिल्कुल भी क्लियर नहीं था यहाँ पर, ठीक है। ये चीज अब क्या हुआ इंग्लैंड में, मैंने आपको बताया ना इंग्लैंड में क्या हुआ था कि क्वालिफिकेशन चेंज की गई कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की। तो क्या हुआ, जो रिच क्लास थी वो प्रिविलेज्ड पोजीशन में आ गई, उनका वेटेज ज्यादा हो गया, ठीक है, उनका वेटेज ज्यादा हो गया। कोई असर्शन नहीं था कि सोवरेनिटी ऑफ द क्राउन रहेगी या कंपनी की रहेगी, कुछ नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत था, बिल्कुल, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया पहली बार में, राइट ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर इंडिया, ये पार्लियामेंट को राइट मिले इंडिया के लिए लेजिस्लेट करने का, है ना। पहली बार वन रूल सिस्टम, वन मैन का जो सिस्टम था वो रिमूव हुआ, कॉलिगेट सिस्टम आ गया, एक काउंसिल बन गई, है ना। डिस्कशन होने के बाद में जो भी मेजोरिटी होता था डिसीजन उसी के अकॉर्डिंगली वर्क किया जाता था। इसके पहले भी नहीं था ऐसा, भाई जो मुनार्क ने बोल दिया वो मुनार्क ने कर दिया, जो रूलर था अकबर ने कह दिया तो कह दिया, है ना, औरंगजेब था तो कह दिया तो कह दिया, दैट्स इट। तो वहां पे कोई ऐसा काउंसिल सिस्टम नहीं था, कोलिगेट सिस्टम नहीं था कि यहाँ मेजोरिटी से कोई फैसला हो, कोई डिसीजन लिया जाए, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये पहली बार इस एक्ट से इंडिया में स्टैब्लिश हुआ। कोशिश की गई कि एक अच्छा सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया जाए, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाया। सुप्रीम अथॉरिटी बंगाल, है ना, मद्रास और वहां पर स्टैब्लिश करने की, पर हाँ कुछ नहीं। पर हाँ अटेम्प्ट अच्छा था और बेटर हो सकता था, पर भैया इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज इंडियन सीन का जो रियल नेचर था, ठीक है, अभी भी ब्रिटिश जितने भी थे उतने ज्यादा इंडियन सॉइल में, दो दे बिकेम द पॉलिटिकल पावर, लेकिन इतने ज्यादा अभी तक इंडियन सॉइल में डीप रूटेड जो है ये सारी चीजें नहीं आई थी। इसीलिए ये एक्ट जो है लगभग टोटल फेलियर की तरह इस एक्ट को कंसिडर किया जाता है, ठीक है, टोटल फेलियर की तरह। क्यों? क्योंकि इस एक्ट ने वॉरेन हेस्टिंग के लिए परेशानियां बढ़ाई, उसको ईज करने की बजाय, एडमिनिस्ट्रेशन को ईज करने की बजाय उसके लिए परेशानियां बढ़ा दी, ठीक है। अब भैया इस एक्ट के बाद में दूसरा एक्ट आया, दैट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स, ही वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, ब्रिटिश पीएम, उनके टाइम पर यह एक्ट बना 1774। इस एक्ट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट, यस, रेगुलेटिंग एक्ट जो था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एडिक्वेट कंट्रोल नहीं था, फिर से वही हुआ। कंपनी अभी भी बैंकरप्ट है, कंपनी ने अभी भी पैसे का डिमांड रखा पार्लियामेंट के सामने, तब फिर और रेगुलेट करने का डिसीजन लिया गया इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, ये चीज। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार पिट्स इंडिया एक्ट ने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चेंज करने की बजाय, मीन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर उसको चेंज, ज्यादा मेजर चेंज करने की बजाय जो होम गवर्नमेंट थी लंदन में उसमें चेंजेस लेकर के आए, उसमें ज्यादा चेंजेस लेकर के आए, ठीक है, ये चीज। यहाँ इंडिया में भी किए, कम किए, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा किए, ठीक है, ये चीज।
और इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि इसने पूरी तरीके से जो कंपनी के अफेयर्स थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में ले आए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में ले आए। क्या हुआ इंग्लैंड में चेंजेस? एक नया बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक नया बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 मेंबर थे और इन्हें कहा जाता था कमिश्नर। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो ये जो एक्ट है इसने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टैब्लिश किया इंग्लैंड में। कहां स्टैब्लिश किया? इंग्लैंड में। ठीक है, कंपनी को गवर्न करने के लिए। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसका काम था कंपनी के जितने भी सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स हैं, कंपनी के जितने भी सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स हैं इंडिया के साथ, उनको वो चेक करेंगे, उनको वो डील करेंगे। ठीक है, और इस मेंबर में जो है एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, चांसलर होगा एक्सचेकर का, और 4 प्राइवी काउंसलर्स होंगे जो कि किंग अपॉइंट करेगा। ठीक है, और किंग के ही प्लेजर पर ये रहेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को मैनेज करेंगे, सिर्फ ट्रेड। यानी कि अब कंपनी का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था, पॉलिटिकल पार्ट था, वो डायरेक्टली किंग के अंडर में आ गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में आ गया। ठीक है, एक बॉडी वो बन गई। दूसरी बॉडी जो ट्रेडिंग पार्ट था, जो कमर्शियल पार्ट था, मर्चेंट्स वाला पार्ट था, वो फिर सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास था। तो इसने भैया क्या किया? डुअल गवर्नमेंट इंग्लैंड के अंदर स्टैब्लिश कर दिया गया। कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन में डिस्टिंग्विश बना दिया गया, चेंज बना दिया गया। इंडिया में बहुत अच्छी चीज हो गई यार, इंडिया में बहुत अच्छी चीज हुई। बेचारा जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी ना, उसमें 4 से मेंबर घटा के 3 कर दिए गए, 4 से मेंबर कम करके 3 कर दिए गए, यानी कि अब 3+1 की मेजोरिटी हो गई। वॉरेन हेस्टिंग के लिए तो मान लो बाप रे बाप, बल्ले बल्ले हो गया। ठीक है, अब यहां पर जब कभी भी टाई होगा, ठीक है, या 2 मेंबर भी अगर साथ में आ गए गवर्नर के, तो उसका काम हो गया, मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। टाई हुआ अगर 2+2 हुआ, फिर क्या करोगे? 2+2, तो उसमें गवर्नर जनरल का ही से रहेगा। प्रोमिनेंट पोजीशन काउंसिल में गवर्नर जनरल की अब बना दी गई। ठीक है, ये चीज जितने भी प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है, जो भी प्रेसिडेंसीज थी, वो सब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में आ गई। ठीक है, उनका कंट्रोल और इंक्रीज कर दिया गया। गॉट इट? क्लियर है? क्लियर है दोस्तों, है ना? बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इस एक्ट का, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इस एक्ट का, है ना? ये चीज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, ये एक वर्ड इस एक्ट में यूज किया गया। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास सुप्रीम कंट्रोल आ गया कंपनी के अफेयर्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, इन इंडिया। ये चीज गॉट इट? क्लियर है ना दोस्तों? क्लियर है। अब 1786 का एक एक्ट आया, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये इंडिया के अंदर आए, और यहां पर क्या किया कि यहां पर इन हिज पर्सन कमांडर इन चीफ का जो ऑफिस था उसे ऐड कर दिया गया। यानी कि एक गवर्नर तो था ही, साथ ही साथ में जो हमारे 3 मेंबर थे ना, उसमें से एक कमांडर इन चीफ हुआ करता था। तो ये कमांडर इन चीफ की जो पोजीशन थी वो गवर्नर के पास ही आ गई। तो अगर हम देखें तो यहां पर जो काउंसिल बनी वो 2+1 की रह गई। काउंसिल जो बनी वो 2+1 की रह गई। तो अगर एक मेंबर भी गवर्नर के साथ है तो जो गवर्नर चाहेगा वही, यानी कि फिर से गवर्नर जनरल सुप्रीम हो गया, गवर्नर जनरल सुप्रीम हो गया। एम्पावर कर दिया गया किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, अपनी ही काउंसिल को ओवरराइड करने के लिए। ये ऐसा क्यों किया? जस्ट फॉर द वॉर विथ मैसूर, टीपू सुल्तान के साथ। अब आया चार्टर एक्ट ऑफ 1793। कंपनी भैया अब हर 20 साल में चार्टर एक्ट आने लगा। कंपनी को नया लीज मिल गया, प्रोवाइड किया गया नया लीज 20 साल के लिए। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली फिर से इंक्रीज कर दी गई 20 साल के लिए। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, सैलरी होगी मेंबर्स की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, दैट विल बी चार्ज अपॉन द इंडियन रेवेन्यू। ठीक है, दैट विल बी चार्ज अपॉन द इंडियन रेवेन्यू। क्राउन के पास पूरा पावर है
ठीक है, इंडियन रेवेन्यूज को डाइवर्ट करने का कहीं पर भी, गवर्नर जनरल को वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करने का पूरा राइट है, क्योंकि उसकी एब्सेंस में जितनी भी मीटिंग्स हैं उनको प्रोसाइड करेगा। तो ये चार्टर एक्ट था 1793 का। उसके बाद में दोस्तों आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813, काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, 20 साल के बाद आया। ये आया लॉर्ड मिंटो वन के टाइम पर, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है भैया, जो 20 साल का लाइफ था कंपनी का, ठीक है, वो तो दिया गया कि कंपनी 20 साल के लिए फिर से ट्रेड करेगी, लेकिन यहां पर मोनोपोली को एबॉलिश कर दिया गया इंडियन ट्रेड में। एक्सेप्शन रखा गया, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ध्यान रखना भैया, 1813 के एक्ट से कंपनी का ट्रेड मोनोपोली खत्म नहीं हुआ, ठीक है, एबॉलिश हुआ लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। उसके पास सिर्फ ट्रेड इन टी का राइट था, यानी कंपनी जो है टी में ट्रेड कर सकती है। टी में क्यों, ये क्यों छोड़ दिया, इतनी रियायत क्यों करी, वाई? अरे भैया, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने फुल जेनिथ पर था, अपने फुल पीक पर था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यहां आने लगे, पर डिमांड जो थी टी की, अभी भी टी प्लांटेशन या टी से रिलेटेड ब्रिटेन में कुछ भी काम नहीं हुआ, तो कंपनी को टी ट्रेड दे दिया, बोले आप टी ट्रेड चलाओ, ठीक है, इसमें मोनोपोली कमाओ, ठीक है, पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी सब ओपन कर दिया, यानी कि अब प्राइवेट मर्चेंट्स भी इंडिया में आ सकते हैं, कंपनी अकेली यहां पर ट्रेड नहीं करेगी, ठीक है, और चाइना के साथ आप ट्रेड करो, ठीक है, यानी कि लेजेस फेयर का जो कॉन्सेप्ट था वो यहां पर स्टैब्लिश कर दिया गया। मिशनरीज को पहली बार अलाउ किया गया जील के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर, तो परचेज करने के लिए इंडियंस को एजुकेट करना भी जरूरी है। अब भाई कोई एक पर्सन है जो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ जैसे जो इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं वो पहना है, अब उसे ट्रांसफॉर्म करना है, उसे शर्ट पहनानी है, पैंटलून्स पहनाने हैं, हैट पहनानी है ना, भाई पगड़ी बांधने वाला हैट थोड़ी ना पहनेगा, तो उसे थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना पड़ेगा। स्टाइलिश बनाने के लिए उसे पहले समझाना पड़ेगा, उसे एजुकेट करना पड़ेगा। तो पहली बार इस एक्ट में एजुकेशन पर एम्फेसिस किया गया, ठीक है, क्यों? क्योंकि अब जो ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो टोपी बना रहे हैं, वो इंडिया में टोपी बेचेंगे। अब मेरे को पता ही नहीं कि टोपी का यूज क्या होता है, ये एक वैसा कैप रख दिया मेरे सामने, अरे इसको सर पे ही लगाना है, या ये अच्छी लगती है, स्टाइलिश लगती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये भैया मुझे पता ही नहीं है। तो जब मैं मिलूंगा लोगों से, मैं थोड़ा बहुत एजुकेट होऊंगा, मुझे बताया जाएगा ये सारी चीजें। तो यहां पर तो एजुकेशन को पहली बार एम्फेसिस दिया गया है यहां पर, और उसके लिए 1 लाख रुपया जो है इंग्लिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई कि वो 1 लाख रुपीस जो है खर्चा करेगी एजुकेशन पर। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, 1823 तक, 10 साल तक इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया गया। उसके बाद धीरे धीरे कुछ स्टेप्स लिए गए एंड अल्टीमेटली एक 1833 जो है एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटल कंट्रोवर्सी एक हुई, और मैकेले का फेमस मिनट आता है, और 1835 में फाइनल डिसीजंस लिए जाते हैं। फिर इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी जाती है, और फिर एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करना शुरू किया जाता है। हालांकि उसके लिए भी एक नया स्टेप फॉरवर्ड 1854 में आता है, यस, द वुड्स डिस्पैच, जिसके थ्रू यूनिवर्सिटी, स्कूल्स एंड कॉलेजेस ये सब ओपन किए जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, कुछ ये सिस्टम यहाँ इंडिया के अंदर डेवलप किया जाता है, ठीक है, ये चीज गॉट इट, ठीक है। पर ये था कि शुरुआत इसी एक्ट से हुई, 1813 में पहली बार इस चीज को एम्फसाइज किया गया, ठीक है। अब 1833 का चार्टर एक्ट, यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, अब वो बंगाल नहीं रहे, अब वो इंडिया के हो गए, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नाम दिया गया इंडियन काउंसिल का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नाम दिया गया इंडियन काउंसिल का। और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी, अब उनके पास कोई भी जो है पावर नहीं है, यस, लेजिस्लेटिव पावर
नहीं है वो लॉ नहीं बना सकते। जो भी लॉ बनेगा वो गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल बनाएगी, जिसका नाम है इंडियन काउंसिल, जिसका नाम है इंडियन काउंसिल। इंडियन काउंसिल ही सारे लॉ बनाएगी। ठीक है, समझ गए बंधु? गॉट इट और नॉट? यस, गॉट इट और नॉट? और जो भी लॉ बनेंगे वो सब कहलाएंगे अब एक्ट। पहले कहलाते थे रेगुलेशन, लेकिन अब कहलाएंगे एक्ट। ठीक है, बाकी इस एक्ट से कंपनी की जितनी भी मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली, वो सब खत्म कर दी गई। अब कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ठीक है, जो भी रूल होगा, जो भी होगा, इंटरेस्ट ऑफ द मेजेस्टीज, हायर्स एंड सक्सेसर्स, इन्हीं के नाम पर होगा। ठीक है, इन्हीं के नाम पर होगा। समझ गए? ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस 1833 के चार्टर एक्ट से शुरू हो जाता है, यानी कि प्रॉपर मैनर में जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टैब्लिश किया गया था बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1773, उसे कंसोलिडेट, उसे फुल फ्लेजेड मैनर में 1833 के चार्टर एक्ट से स्टैब्लिश कर दिया गया। अब लेजिस्लेटिव फीचर बन गए यहां पर, तो भैया लॉ बनाने के लिए एक लॉ मेंबर चाहिए, तो चौथा मेंबर जोड़ दिया गया, लॉर्ड मैक्विले। ही वॉज अ लॉ मेंबर, दो ही वॉज अ टेम्पोररी मेंबर था ये। ठीक है, लेकिन इसे ऐड कर दिया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 3+1 मेंबर थे, अब एक और आ गया, यानी कि कुल मिला के हो गए 5। तो ये जो लॉर्ड मैक्विले थे, ये तभी उस काउंसिल में आते थे जब वो इंडियन काउंसिल लॉ बनाने के लिए बैठती थी, यानी कि लेजिस्लेट करने के लिए बैठती थी। अगर वो एग्जीक्यूटिव की तरह बैठ रही है तो उसमें इस लॉ मेंबर का कोई काम नहीं। ठीक है, ये चीज गॉट इट? ठीक है, यहां से लेजिस्लेचर जैसा जो फंक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाता है। पर भैया इसमें भी लीप फॉरवर्ड आया 1833 के चार्टर एक्ट में, सेंट्रलाइजेशन ये फीचर चालू हो गए। ठीक है, सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन ये शुरू किया गया, ओपन कंपटीशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स ये शुरू किया गया। इंडियंस को भी जो है मौका मिले सिविल सर्विसेज में, पर प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाई। अब आया 1853 का चार्टर एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। यहां पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो था गवर्नर जनरल का, उसे सेपरेट कर दिया गया। पहले क्या था? इंडियन काउंसिल थी, इसके दो फंक्शन थे, लेजिस्लेट करना, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव की तरह। अब यहां पर क्या हुआ दोस्त? यहां पर चीजें कर दी गई चेंज। यहां पर क्या हुआ दोस्त? यहां पर कर दी गई चीजें चेंज। ठीक है, यहां पर क्या हुआ? जो ये इंडियन काउंसिल है इसे चेंज कर दिया गया। इंडियन काउंसिल है, इसे चेंज कर दिया गया और यहां पर दो अलग बॉडी बना दी गई। एक हो गई लेजिस्लेटिव बॉडी और दूसरी हो गई एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, जब कभी भी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, अगर वो लॉ बनाने के लिए बैठेगी तो उसे जो है लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स या लेजिस्लेटिव काउंसिल ये कहा जाएगा, और उसके अंदर 6 और नए मेंबर्स ऐड कर दिए गए। 6 और नए मेंबर्स ऐड कर दिए गए। ये जो काउंसिल थी इसका नाम दिया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ये आ गई। एक तरीके से फोररनर है पार्लियामेंट का, एक तरीके से फोररनर है पार्लियामेंट का, क्योंकि ये पार्लियामेंट की तरह ही जो है वर्क करती थी। जिस तरीके से पार्लियामेंट में एक्ट आता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस तरीके से एक्ट पास किए जाते थे, लेजिस्लेट किए जाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से बंधु, बिल्कुल उसी तरीके से ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये फंक्शन करती थी। अब यहां पर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग हो गई, इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग हो गई, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें से। ठीक है, समझ गए? गॉट इट? क्लियर है? ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये शुरू किया गया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू की गई, कवर्नेटेड सिविल सर्विसेज ओपन किया गया इंडियंस के लिए। लेकिन ये जो एग्जाम होगा वो इंग्लैंड में होगा, ये जो एग्जाम होगा वो इंग्लैंड में होगा। ठीक है, कंपनीज का रूल एक्सटेंड किया गया, लेकिन इस चार्टर को रिन्यू नहीं किया गया। कंपनी की जो लीज थी उसे रिन्यू नहीं किया गया। ये ऐसा, इसमें कोई
जो है स्पेसिफाइड नहीं था, स्पेसिफाइड इस एक्ट में नहीं किया गया था कि कंपनी को फिर से 20 साल के लिए चार्टर ये दिया जाता है, उसे लीज दी जाती है, या उसके एक्ट को मतलब कंपनी को ये बनाया जाता है। तो भैया यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरे मूड में थी कि कुछ भी होए तो यहाँ से फिर हम कंपनी से पूरा का पूरा रूल एज सच ले लेंगे, ठीक है। और 1857 में ये अपॉर्चुनिटी ब्रिटिश पार्लियामेंट को मिल गई, तो क्राउन के अंडर में कंपनी का रूल एकदम खत्म और ब्रिटेन के अंडर में आ गया पूरा इंडियन नेशन, ठीक है दोस्तों। लोकल रिप्रेजेंटेशन, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई, ये मैंने आपको बता ही दिया था। और यहाँ पर लोकल प्रोविंसेस से भी, मद्रास, बॉम्बे, आगरा, यहाँ से भी ये एस्टैब्लिश किए गए द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोविंसेस को भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिला। अब भैया सिविल सर्विसेज को भी ऑर्गेनाइज किया गया और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऑर्गेनाइज किया गया यहाँ पर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सिविल सर्विसेज में ब्रिटिश इंग्लिश कंपनी ने जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपने वर्क के लिए, अपने कमर्शियल अफेयर्स के बेनिफिट के लिए, ठीक है, यहां पर इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड मशीनरी थी, ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड मशीनरी थी जो कि पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को, जो भी एक्वायर्ड टेरिटरीज है ना, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को ये देखती थी। सिविल सर्विसेज जो थी, सिविल सर्विस जो थी वो बेसिकली कंपनी के सर्वेंट्स थे जो कि सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स में इंडल्ज थे, ठीक है, जो कि ना तो मिलिट्री सर्विसेज में आते थे, ना ही नेवल सर्विसेज में आते थे, किसी भी सर्विस में नहीं आते थे, सिर्फ कंपनी के जो कमर्शियल अफेयर्स थे उसमें इंडल्ज थे, जैसे सीनियर और जूनियर मर्चेंट्स, फैक्टर्स, राइटर्स, ट्रेडर्स, ये लोग, तो इनको सिविल सर्वेंट्स कहा गया, ठीक है। सिविल सर्विस ये इस तरीके से स्टार्ट हुआ। सिविल सर्विस जो कि ना तो मिलिट्री में है ना ही नेवल में है, ठीक है, उसे सिविल सर्विस कहा गया, ठीक है, ठीक है दोस्त, ये चीज, ठीक है। राइटर्स, फैक्टर, जैसे मैंने आपको बताया था, ये चीज। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपना डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, उन्हीं के अंडर में था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही अपने फेवरेट्स को इन्हीं पोस्ट पर बैठाते थे। जनरली क्या होता था कि या तो उनके बेटे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, या तो उनका सन, या फिर उनके किसी फ्रेंड का सन, या कोई और फेवरेट पर्सन, वो हमेशा उसी को ही जो है एज अ सिविल सर्वेंट अपॉइंट करते थे। हाईली पेड पोस्ट थी, यस, पाने के लिए भी खूब पैसा खर्च करते थे, खूब पैसा, ये चीज, ब्राइबरी, करप्शन, ये होता था। वॉरेन हेस्टिंग ने इस चीज को इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने इस चीज को इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया ताकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छा बनाया जा सके, ठीक है। और इनको काफी अच्छी सैलरी भी दी ताकि करप्शन को चेक किया जा सके, इनएफिशिएंसी। पर उससे क्या हुआ, ये तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बढ़ गया, कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बढ़ते चली गई, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी यही कुछ किया, सिविल सर्वेंट्स का सैलरी बढ़ा दिया, उनके प्राइवेट ट्रेड में इंडल्जमेंट पर ये किया, प्रेजेंट और गिफ्ट्स, ब्राइब देने पे ब्राइब डिबार कर दिया गया उनको, प्रमोशन सिर्फ सीनियरिटी के बेसिस पर होगा, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, करप्शंस को चेक करने के लिए, बट ऑल इन वेन, फेल हो गया ये चीज, ठीक है। 1800 में वेलेस्ले ने सिविल सर्वेंट्स को जो है ट्रेन करने के लिए इंडियन लॉ में एक कॉलेज खोला, विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम में, ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स को, ताकि वो इंडियन लॉ में ऐसा कुछ कर सके। लेकिन 1806 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे डिसअप्रूव कर दिया और हेलेबेरी इन इंग्लैंड में 2 इयर्स का ट्रेनिंग इंपार्ट करने के लिए नए रिक्रूट्स के लिए एक कॉलेज खोला गया, ईस्ट इंडिया कॉलेज इसका नाम था। 1806 में हेलेबेरी में ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, यानी कि इंग्लिश कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इंग्लैंड में खोला गया। ये था ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती थी, ठीक है, यहाँ पर इन रिक्रूट्स की ट्रेनिंग होती थी इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, ये चीज। चार्टर एक्ट 1833 ने, मैंने आपको बताया कि ओपन सिविल सर्विसेज का एक सिस्टम स्टार्ट तो हुआ लेकिन कुछ हुआ नहीं। कंपनी के पेट्रोनेज में 1853 में ये भी एंड किया गया और ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये सिस्टम 1853 के एक्ट से आया, लेकिन इंडिया को हायर पोस्ट के लिए कभी भी कुछ यहाँ पर नहीं मिला। रीजंस क्या था कि उनका ये मानना था, उनका ये बिलीफ था कि अगर ज्यादा इंडियंस को अगर रिक्रूट करते हैं सिविल सर्विसेज में तो ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए वो सर्व नहीं करेंगे, दे वोंट सर्व इन द ब्रिटिश इंटरेस्ट। और प्लस मानते ही थे इंडियंस केपेबल हैं, इनसेंसिटिव हैं ब्रिटिश इंटरेस्ट के, ये चीज।
1858 के प्रोक्लामेशन से इंडियंस को और मिला फ्रीली और इम्पार्शली ये सारे ऑफिसेस को फिल करने के लिए। और सत्येंद्र नाथ टैगोर, यस 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है वो क्वालिफाई करके पहला इंडियन सिविल सर्वेंट बने। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 ये पास किया गया। एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लैंड में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और इसी एग्जाम में, इसी एक्ट के अकॉर्डिंगली सत्येंद्र नाथ टैगोर जी वो 1863 में फर्स्ट सिविल सर्वेंट बने। ठीक है, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज ये स्टैब्लिश की गई है ना। सिविल सर्विसेज में इंट्रोडक्शन किया गया, सिविल सर्विसेज में इंट्रोडक्शन किया गया स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज का, लेकिन फिर बाद में इस सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया क्योंकि ये सिस्टम फेल हो गया। ठीक है, रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए, नॉमिनेट करने के लिए लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है, फिर बाद में इस सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया क्योंकि ये सिस्टम फेल था। ठीक है, कांग्रेस ने डिमांड रची, एटिकन कमीशन आया 1885 में। डफरिन ने एटिकन कमीशन पब्लिक सर्विसेज के लिए ये स्टैब्लिश किया। अब 1886 में इसकी रिकमेंडेशन हुई। कांग्रेस ने कहा कि भैया एग्जाम साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, है ना। कमेटी ने रिकमेंड किया कि नहीं भाई, अब दो टाइप की सर्विसेज होंगी, एक होगी कोवर्नेटेड, एक होगी अनकोवर्नेटेड। इंपीरियल सिविल सर्विसेज जिसकी एग्जाम इंग्लैंड में होगी, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जिसकी एग्जाम इंडिया में होगी, और सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज जिसकी एग्जाम इंडिया में होगी, और मैक्सिमम एज लिमिट होगी 23। मैक्सिमम एज लिमिट होगी 23। हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड ने जो है यहाँ पर एक और रेजोल्यूशन पास किया कि सपोर्ट में कि साइमल्टेनियसली एग्जाम होए इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी, लेकिन ऐसा कुछ कभी इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाया। इट वॉज नेवर इम्प्लीमेंटेड, इट वॉज नेवर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, ये चीज गॉट इट क्लियर दोस्त, है ना, ये चीज क्लियर। हालांकि सिविल सर्विसेज के ऊपर में मतलब ये जो सेक्शन हमने पढ़ा है इसमें से क्वेश्चंस थोड़े से कम ही आते हैं जनरली, बस ये इसलिए कि एक आपका एक ओवरव्यू बने कि एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिशर्स क्या क्या चेंजेस लेकर के आए। ठीक है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें तो जुडिशियल सिस्टम जो था प्री कॉलोनियल टाइम में वो प्रॉपर नहीं था, ऐसा लोग बोलते हैं, है ना। लिटिगेशंस जो है हिंदूस जो है वो डिसाइड करते थे, एल्डर्स डिसाइड करते थे, विलेज पंचायत और जमींदार। मुस्लिम में देखें तो जो उनका यूनिट ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था वो काजी था। ठीक है, जो काजी थे वो एज पर दी लॉ, कुरान और शरीयत लॉ, उसके अकॉर्डिंगली जजमेंट्स दिया करते थे। ठीक है, राजा और बादशाह जैसा कुछ उस हिसाब से देखें तो वो वैसे ही जस्टिस को डिस्पेंस करते थे। कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, एक प्रॉपर सिस्टम नहीं था कोर्ट्स का, है ना। जैसे एक हायरार्की नहीं थी कोर्ट की, तो ये हायरार्की जो है ये इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करी ब्रिटिशर्स ने, कोर्ट की हायरार्की। लोअर कोर्ट, उसके बाद अपर कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और फिर अपर कोर्ट्स, इस तरीके से ये जो सिस्टम था ये इंडिया के अंदर डेवलप किया द इंग्लिश कंपनी ने। ठीक है, और क्रेडिट जो है वो पूरी तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, पूरा क्रेडिट जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। पर ये है कॉमन लॉ का जो सिस्टम था, ठीक है, ये स्टार्ट किया गया मेयर्स कोर्ट के साथ। मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता में 1726 में पहली बार मेयर्स कोर्ट ये स्टैब्लिश की गई। ठीक है, और जब कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया रूरल पावर में, तब जो जुडिशियल सिस्टम था, ठीक है, वो रिप्लेस कर दिया एग्जिस्टिंग मुगल लीगल सिस्टम से। नया जुडिशियल सिस्टम इसे इंप्लीमेंट किया गया, इसे लाया गया। ठीक है, ये चीज वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत ये बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत ये स्टैब्लिश किए गए। ठीक है, जो सिविल डिस्प्यूट्स को जो है ये ट्राई करते थे। अब यहां पर भी प्रॉब्लम क्या थी कि हिंदूज के लिए हिंदू लॉ और मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल था, और कलेक्टर जो ये पोस्ट था, कलेक्टर जो ये पोस्ट था, इसके पास भी जुडिशियल राइट्स थे, इसके पास भी जुडिशियल राइट। बेसिकली कलेक्टर जो था ये रेवेन्यू ऑफिसर था, ये रेवेन्यू कलेक्ट करता था, इसीलिए इसका नाम कलेक्टर हो गया, कलेक्ट करने वाला कलेक्टर। तो ये रेवेन्यू ऑफिसर था एक तरीके से, जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था, इसी को ही जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया। ठीक है, और ये जो अदालत थी डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत, जो कि सिविल केसेस, रेवेन्यू से रिलेटेड केसेस को डील कर रही है, ये पावर कलेक्टर के पास आ गई। ठीक है, मजिस्ट्रेट जैसा ये पावर यहां पर आ गया। ठीक है, और जो इन डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत से जो भी अपील होती थी वो सदर दीवानी अदालत, जो कि फंक्शन करती थी प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम काउंसिल।
ठीक है, तो उनके अंडर में ये री अपील हो सकती थी, यहां से जो भी अपील जाती थी। फिर आती थी डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत, जो कि क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को डील करती थी, जो कि इंडियन ऑफिसर्स असिस्ट करते थे, है ना, काजीज एंड मुफ्तीस ये थे। और अगेन ये भी जो अदालत थी, दे वर अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। मुस्लिम लॉ एडमिनिस्टर किया जाता था फौजदारी अदालत में, सिर्फ मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ नहीं, ठीक है। और कैपिटल पनिशमेंट अगर देना है किसी को, है ना, या एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर कुछ करना है, तो वो सदर निजामत अदालत, जो कि सबसे मेन अदालत थी मुर्शिदाबाद में, वहां से जो डेप्यूटी निजाम, एक इंडियन ऑफिसर जो होता था, चीफ मुफ्ती, चीफ काजी जो हेड करता था, वहीं से अप्रूवल लेना पड़ता था उससे, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम था, जुडिशियल सिस्टम, जो कि वॉरेन हेस्टिंग ने लिया। 1773 में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश की गई, है ना, 1774 में एग्जिस्टेंस में आई, और वो कैलकाटा, जितने भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, सबऑर्डिनेट फैक्ट्रीज हो गई कैलकाटा की, है ना, इंडियंस हो चाहे यूरोपियन हो, उन सब पे उसका एडमिनिस्ट्रेशन था। ओरिजिनल भी था और एपिलेट भी था, ठीक है। ओरिजिनल मींस डायरेक्टली केसेस सुप्रीम कोर्ट में आ जाते थे, और एपिलेट यानी कि बाय द प्रोसेस ऑफ अपील, बाय द प्रोसेस ऑफ अपील, ठीक है, ये चीज। अब भैया कॉर्नवालिस ने मेन चेंज किया, और यहां पर वो लेकर के आए कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड उन्होंने यहां पर स्टैब्लिश किया, कॉर्नवालिस ने, ठीक है। यहां पर क्या किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट जो थे उनको एबॉलिश कर दिया, और यहां पर बना दिए सर्किट कोर्ट्स। 4 सर्किट कोर्ट्स बना दिए, सिर्फ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन को, क्रिमिनल जस्टिस के लिए, क्रिमिनल कोर्ट्स की तरह। वो थे कैलकाटा में, ढाका में, मुर्शिदाबाद में और पटना में। और ये सर्किट कोर्ट्स जो थे वो यूरोपियन जजेस लीड करते थे, जजेस लीड करते थे, और यहां पर बोथ क्रिमिनल एंड सिविल केसेस डील किए जाते थे। इनके ऊपर आती थी सदर निजामत अदालत, जो कि कैलकाटा शिफ्ट कर दी गई, जो कि कैलकाटा शिफ्ट कर दी गई, ठीक है, जो कि कैलकाटा शिफ्ट कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत को बाद में जिला कोर्ट बोल दिया गया, जिला अदालत ये बता दिया गया, कलेक्टर रेस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। लेकिन कलेक्टर से जुडिशियल पावर्स ले लिए गए, अब उनके पास कोई भी मजिस्ट्रियल फंक्शन नहीं है, कलेक्टर के पास अब कोई भी जो है फंक्शन नहीं है, ठीक है। सिविल कोर्ट्स में जो है बोथ हिंदू एंड मुस्लिम लॉ ये लिए जाते थे। मुंसिफ कोर्ट्स अंडर इंडियन ऑफिसर्स, रजिस्ट्रार कोर्ट्स अंडर द यूरोपियन जज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर द डिस्ट्रिक्ट जज, 4 सर्किट कोर्ट्स ये कोर्ट्स ऑफ अपील, ये था सदर दीवानी अदालत कैलकाटा। और फिर इसके ऊपर थी हमारी किंग काउंसिल अपील के लिए, जहां पर बड़े केसेस डील किए जाते थे, ठीक है। कॉर्नवालिस ने सेपरेशन ऑफ पावर ये इंट्रोड्यूस किया रेवेन्यू और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में। यूरोपियन सब्जेक्ट्स को भी जुरिडिक्शन में वो लेकर के आए, आंसरेबल हो गए सिविल कोर्ट्स को, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। और रूल ऑफ लॉ, यस भैया, रूल ऑफ लॉ ये यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टैब्लिश किया। रूल ऑफ लॉ पूरी तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहां इंडिया के अंदर स्टैब्लिश किया अपने इस कोर्ट में। विलियम बेंटिक ने जो 4 सर्किट कोर्ट्स थे उनको एबॉलिश कर दिया। कलेक्टर्स का जो फंक्शन, मतलब जो पहले था, मतलब जिनके पास मजिस्ट्रियल पावर्स थे, वो भी कलेक्टर्स को दे दिए गए, ठीक है। सदर निजामत अदालत जो थी और सदर दीवानी अदालत वो इलाहाबाद में भी स्टैब्लिश किए गए फॉर द अपर प्रोविंस, जिसको हम यूपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चीज है ना, पर्शियन जो कि पहले ऑफिशियल लैंग्वेज थी, अब इंग्लिश ने उस चीज को रिप्लेस कर दिया, इंग्लिश ने उस चीज को रिप्लेस कर दिया। लॉ कमीशन बना मैक्यूले के अंडर में, और इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सब प्रिपेयर किए गए, ये सब कोड्स बनाए गए, सब कोड्स, ठीक है। ये चीज गॉट इट, ये सब लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर यहां पर हुआ। पॉजिटिव एस्पेक्ट, इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इंडियन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो लाए, सबसे इंपॉर्टेंट था रूल ऑफ लॉ। यस, इट वाज नॉट अ रूल ऑफ अ पर्सन, इट वाज द लॉ, इट वाज द रूल ऑफ लॉ विच वाज स्टैब्लिश्ड, ठीक है। जितने भी जो लॉज थे उन सबको कोडिफाई किया गया, रिलीजन से परे, यस, रिलीजन से परे, रिलीजन से दूर उनको, और सारे यूरोपियंस और इंडियंस जो है उन सबको एक जुरिडिक्शन में लेकर के आए, ठीक है। ये चीज, गवर्नमेंट सर्वेंट्स पहली बार आंसरेबल हो गए। नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था यार,
लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, सेशन कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर जिला कोर्ट, जिला अदालत, फिर सर्किट कोर्ट, सदर निजामत अदालत, दीवानी अदालत, किंग काउंसिल, बाप रे बाप, एक हायरार्की थी, बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज बन गई। ठीक है, और रिच बड़ी आसानी के साथ मैनिपुलेट कर सकते थे इस पूरे सिस्टम को। ठीक है, फॉल्स एविडेंस, डिसीट, खैर ये तो सब है, और डिलेड जस्टिस फिर होना शुरू हो गया। ठीक है, ये चीज ओवरबर्डन हो गई, लिटिगेशन इंक्रीज होते चले गए, कोर्ट्स ओवरबर्डन होते चले गए। ठीक है, ये चीज यूरोपियन जितने भी जजेस थे वो इंडियन कस्टम्स, ट्रेडिशंस, यूसेजेस इन सब से फेमिलियर बिल्कुल भी नहीं थे दोस्त। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट आया इंडियन जुडिशियल सिस्टम, जो कि इंडिया के अंदर उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने जो है स्टैब्लिश किया था। गॉट इट? ठीक है, ये चीज। अब हम देखते हैं द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ठीक है, यहां पर हम लोग देखते हैं द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। भैया ब्रिटिश के इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या क्या रहे? भैया विक्टिम था, हमको पता ही है, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का इंडिया। प्राइमरी मोटिव मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक्सप्लॉइट करना था इंडिया को। इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म जो कि इंग्लिश कंपनी ने इंडिया में स्टैब्लिश करी थी, उसके 3 फेज हैं यार। 1757 से 1853 जिसको एरा ऑफ मर्केंटलिज्म कहा जाता है, फिर 1853 से 1508 तक इसको एरा ऑफ फ्री ट्रेड कहा जाता है। अब उसके बाद में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल कंपटीशन, ये सब शुरू हुआ, जो कि 1858 का प्रोसेस था। यस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल कंपटीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें यहां पर स्टार्ट हुई। ठीक है, मर्केंटलिज्म का जो आइडिया है, पॉलिसी जो थी, वो सिर्फ ये था कि कंजर्व करना अपने रिसोर्सेस को, अपनी खुद की कंट्री के रिसोर्सेस को कंजर्व करना। ठीक है, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली, अपने लोगों की जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट है, उसे फुलफिल करना थ्रू द इंपोर्ट्स ऑफ रिसोर्सेस फ्रॉम द कॉलोनीज। ठीक है, कंपनी ने, इंडियन द ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ट्रेड बिगिन किया इन इंडिया, ठीक है, वो सबसे पहले वो क्या करते थे, अपने गुड्स को एक्सचेंज करते थे विद द इंडियन गुड्स। उसके लिए ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए वेरियस प्लेसेस पर, जिनको हम फैक्ट्रीज बोलते थे। ठीक है, ये चीज ओके। इंटेंशन जो था ग्रेजुअली ये चेंज होता चला गया, क्योंकि हम मोनोपोली ऑब्टेन करनी है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड जो है फेवरेबल है, इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न होता है। इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन गुड्स की काफी ज्यादा डिमांड है, काफी ज्यादा डिमांड है। लेकिन भैया चेंज हुआ कैसे? रेवेन्यूज को लेकर के, जब पॉलिटिकल कंट्रोल मिला किसको? इंग्लिश कंपनी को। इंग्लिश कंपनी को जैसे ही कंट्रोल मिला, पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल मिला, तो वो पॉलिटिकल कंट्रोल मिलते ही, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर फ्रेंड्स, वो पॉलिटिकल कंट्रोल मिलते ही कंपनी के जितने भी कॉलोनियलिज्म के ऑब्जेक्टिव्स थे वो सब चेंज होते चले गए। भैया मोनोपोली बनानी है, फ्री ट्रेड का एरा आया, जब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ये स्टैब्लिश हो गई, है ना। यहां पर क्या हुआ? सबऑर्डिनेट ट्रेडिंग पार्टनर्स, डिपेंडेंट कॉलोनीज को प्रोड्यूस करना है रॉ मटेरियल, फूड स्टफ ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए, और सर्व करना है एज अ मार्केट। जो भी सरप्लस है वो ट्रेड के थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू, है ना, अनइक्वल एक्सचेंज के थ्रू वो जाएगा। तो यहां से ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये चीज एक मार्केट बन गया। अब कॉलोनी जो है वो एक मार्केट बन गया। ठीक है, ये चीज गॉट इट, है ना। तो पीरियड 1858 के बाद का जो पीरियड था, उसने देखा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लार्ज स्केल पर। ठीक है, इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ा। भैया जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने पैसा इंफ्रा डेवलप करने के लिए इंडिया के अंदर लगा, जैसे रेलवे लाइंस वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, जिससे कि प्रॉपरली उस पर्टिकुलर कॉलोनी को हार्नेस किया जा सके, एक्सप्लॉइट किया जा सके वहां की रिसोर्सेस को, ज्यादा से ज्यादा, चीपेस्ट से चीपेस्ट रॉ मटेरियल, ताकि जो भी फिनिश्ड गुड्स बनेगा उसके जो प्राइजेस होंगे वो कम से कम रखा जा सके। और जितनी भी जो राइवल कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं उन सबको कंपीट किया जा सके, और अपने इकोनॉमी को कंसोलिडेट किया जा सके, इंडस्ट्रियल सुपर पावर या इंडस्ट्रियल सुप्रीमेसी। ठीक है, ये चीज इंडस्ट्रियल सुप्रीमेसी। ठीक है, जब अदर यूरोपियन कंट्रीज में जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट था, जब वो शुरू हुआ, तो ये चीजें
ठीक है, ये पार्ट गॉट इट। नाउ 19th सेंचुरी में जैसे जैसे पैसा एक्यूमुलेट होता चला गया यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोप के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ते चले गए। फ्यूअल कॉर्पोरेशंस थे, ट्रस्ट थे, कार्टल्स थे, मर्जर्स होते चले गए, बैंकिंग सिस्टम ये डेवलप हो गया, है ना, बैंकिंग सिस्टम ये डेवलप हो गया, लार्ज स्केल एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गया, चीप रॉ मटेरियल जो रेडली अवेलेबल था, चीपली अवेलेबल था, लेबर चीपली अवेलेबल थी, ठीक है, तो वहां से रिटर्न्स बनना शुरू हो गए, वहां से रिटर्न्स बनना शुरू हो गए। और फिर उसके बाद में जो रिएक्शनरी इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज थी, ठीक है, उन्होंने लिबरल पॉलिसीज को रिप्लेस कर दिया, बिल्कुल, ठीक है, लिबरल पॉलिसीज को रिप्लेस कर दिया। कैपिटल इन्वेस्ट होने लगा, रेलवेज, प्लांटेशन, माइनिंग, जूट मिल्स, शिपिंग, बैंकिंग इन इंडिया, ये सारी चीजें जो है यहां पर स्टार्ट हो गई, डेवलप होना शुरू हो गई, ठीक है, ये पार्ट क्लियर है, ठीक है। अब आता है कॉन्सेप्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ का। ये जो वर्ड है ना ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये पहली बार दादा भाई नावरोजी जी ने दिया था, दादा भाई नावरोजी ने इसे जो है कॉइन किया था, ठीक है। ये बेसिकली इकोनॉमिक ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये चीज वो मर्केंट जो ये कॉन्सेप्ट है, ये इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया की जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सब ड्रेन होती चली गई। ड्रेन मतलब बहती चली गई एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी आउटपुट के, बिना किसी रिटर्न के, ठीक है, बिना किसी रिटर्न के, ये ऐसा होता चला गया, ठीक है। 17th और 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो खूब सारा ट्रेजर गोल्ड लेकर के आती थी इंडिया में अपने इंडियन गुड्स को परचेज करने के लिए, ठीक है, और उस गुड्स से वो सेल करती थी अपने कंट्री में और फिर उससे प्रॉफिट अर्न करके वो पैसा फिर से इंडिया में लेकर के आती थी। तो यानी कि जो यूरोपियन गोल्ड था या जो उनका मनी था उनके घर का, ठीक है, वो सब इंडिया में आता था। लेकिन बॉस जैसे ही बंगाल पर कंट्रोल मिला, इंडियन पैसे से ही इंडियन गुड्स को खरीदा, यानी कि जो ट्रेजर इंडिया का था उसी ट्रेजर से इंडियन गुड्स को परचेज किया और यूरोप में सेल कर दिया, ठीक है, यूरोप में सेल कर दिया, ठीक है। कंपनी की जो अर्निंग थी जो टैक्सेस से शुरू हो गई, उसी पैसे को जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, उसी पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसको पॉलिटिकल ट्रिब्यूट कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द पॉलिटिकल ट्रिब्यूट। और यहां से ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू होता है, यहां से ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू होता है। जो भी रेवेन्यू सरप्लस था इंडियन रेवेन्यूज में, तो टेरिटोरियल रेवेन्यू था, ठीक है, ये चीज, ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस इसे कहा गया टेरिटोरियल रेवेन्यू, टेरिटोरियल रेवेन्यू है ना, जो कि टेरिटरी से रेवेन्यू, लैंड ग्रांट, लैंड रेवेन्यू, इन सब से जो आता था, प्रॉफिट नहीं, उसे तो कमर्शियल रेवेन्यू कहा गया। तो ये दो टाइप के टर्म्स इंडियन रेवेन्यू के लिए जो है यहां पहली बार यूज होने लगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ 1813 जब कंपनी की मोनोपोली ट्रेड में अबॉलिश की गई तो कंपनी का बिजनेस डिक्लाइन कर गया शार्पली, और अब सिर्फ टेरिटोरियल रेवेन्यू बच गया। अब कमर्शियल रेवेन्यू नहीं था। कमर्शियल रेवेन्यू तो कब आ रहा था भैया, जब प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। मोनोपोली खत्म हो गई तो कमर्शियल रेवेन्यू खत्म हो गया, अब सिर्फ टेरिटोरियल रेवेन्यू है, टेरिटोरियल रेवेन्यू है। और जैसा मैंने कहा, दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट पर्सन। एविल्स ऑफ ऑल एविल इट वॉज। इंडिया में इस चीज से, इस ड्रेन ऑफ वेल्थ से इंडिया के अंदर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब डेवलप होना शुरू हो गए, है ना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब इसके इफेक्ट हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन शुरू हो गया बिकॉज रॉ मटेरियल की ज्यादा जरूरत थी। इंडियन प्रोडक्ट्स और जो ट्रेजर्स थे दे वर ड्रेन टू द इंग्लैंड विदाउट एनी एडिक्वेट रिटर्न। ये डेफिनेशन है ड्रेन ऑफ वेल्थ का, ठीक है। ये था इंडिया जो ये ड्रेन था, ठीक है, ये जो ड्रेन था, ठीक है, इंडिया में कभी फेमीन नहीं आया, ठीक है। यस, इस ड्रेन से इंडिया बन गया अ लैंड ऑफ फेमीन्स। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो फेमीन्स इंडिया के अंदर आए हैं वो मॉडर्न इंडिया, ब्रिटिश रूल के टाइम पर आए हैं, ठीक है। और फैटल से फैटल फेमीन्स आए हैं, फैटल से फेटल्स फेमीन आए हैं, ठीक है। ये चीज गॉट इट, क्लियर। एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर की ये, इसका जो कैरेक्टर है ड्रेन थ्योरी का, ये एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर को शो करता है, विजिबल करता है ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। यस, और उसके लिए बिल्कुल
पीजेंट्स, है ना, यस, पॉलिटिकल मेरिट, नेशन ऑफ पीजेंट्स जो है ये बना दिया गया, ठीक है। तो नो ड्रेन प्रूव टू बी अ स्लोगन ऑफ द नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट का ये सबसे बड़ा स्लोगन बन के आया कि भैया अब इंडियन रेवेन्यू जो है ये नहीं जाएगा, इंडियन रेवेन्यू जो है अब ये ड्रेन नहीं होगा, ठीक है। मोनोपोलाइजेशन ट्रेड के ऊपर करना अपना, है ना, ये चीज, ये भी ड्रेन ऑफ वेल्थ है। फिर होम चार्जेस थे, होम चार्जेस यानी कि मैंने कहा सैलरीज, ठीक है, तो ये भी ड्रेन ऑफ वेल्थ था। जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स की सैलरीज थी, कहाँ पर, ब्रिटेन में, जो लंदन में गवर्नमेंट है, होम गवर्नमेंट, उसके एक्सपेंडिचर जो भी इनकर्ड होते थे इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के इंडिया के बिहाफ पर, तो उसके लिए भी पैसा इंडिया से जाता था। तो ये चीज, होम चार्जेस, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ होम चार्जेस वो द डिविडेंड, डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स को पे किए जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता था पब्लिक डेट को, सिविल एंड मिलिट्री चार्जेस, ठीक है, सैलरी जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज को दी जाती थी, इंडियन ऑफिस का जो भी खर्चा था, जो भी स्टोर में परचेज होता था मिलिट्री, सिविल या मरीन डिपार्टमेंट का, वो सब होम चार्जेस के टर्म में आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एज सच कभी कभार पूछ लिया जाता है। कोई भी इंटरेस्ट या प्रॉफिट, प्राइवेट फॉरेन कैपिटल, ट्रेड, कहीं पर भी हो, ड्रेन ऑफ वेल्थ का ही पार्ट था। इट वॉज अ फॉर्म ऑफ अ ड्रेन ऑफ वेल्थ। फॉरेन कैपिटलिस्ट, फॉरेन कैपिटलिस्ट ये इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। दे वर लीस्ट इंटरेस्टेड, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं शो किया इंडिया के अंदर कि इंडिया को थोड़ा सा भी जो है डेवलप किया जाए। अब भैया टेरिटोरियल रेवेन्यू के लिए बहुत सारे रेवेन्यू सेटलमेंट्स ये इस्टेब्लिश किए गए, ये लाए गए, ठीक है भैया। लैंड रेवेन्यू ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इनकम था, ठीक है, इवन फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल रूलर्स, ठीक है, जितने भी या तो एंशिएंट इंडिया के रूलर्स को बोल लो या फिर मिडिवल इंडिया के रूलर्स को बोल लो, उन सब के टाइम पर लैंड रेवेन्यू वाज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट। ब्रिटिश ने भी अपने आप को इसमें एंगेज किया और इन्वॉल्व करते चले गए, ठीक है। इस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की प्रैक्टिस को लेजिटिमाइज करते चले गए, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को। जमींदारी सिस्टम ये इस्टेब्लिश किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया बंगाल प्रेसिडेंसी में। रेयतवारी सिस्टम को जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया दूसरे किसी रीजन में, और महलवारी सिस्टम ये इंट्रोड्यूस किया गया पंजाब में। एक हाइब्रिड सिस्टम था ये। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इट वाज द फर्स्ट हिस्टोरिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इसे इस्टेब्लिश किया, इसे इंट्रोड्यूस किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, द जमींदारी बंदोबस्त। इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को कहा जाता था जमींदारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, ठीक है। यहां पर सर जॉन शोर जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, ये इस सेटलमेंट सिस्टम के मेन ऑथर थे। और यहां पर जमींदार्स को बना दिया गया ओनर्स ऑफ द लैंड। इस सिस्टम में जमींदार्स को बना दिया गया ओनर्स ऑफ द लैंड, ठीक है। ये जमींदार जो है ये लैंड के ओनर हैं। जमींदार को अब पे करना है 89% ऑफ रेवेन्यू। यहां पर अब गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेगी, यहां पर ये जमींदार ही गवर्नमेंट के बिहाफ पर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, और जो भी कलेक्शन होगा उसका 89% गवर्नमेंट को देना होगा, और ये फिक्स होगा फॉर 10 ईयर्स इसको फिक्स कर दिया गया इनिशियली। 11% वो अपने पास रिटेन रखेंगे अपनी सर्विसेज देने के लिए, ठीक है। 10 ईयर्स के लिए इसको परमानेंट बेसिस पर जो है इंट्रोड्यूस किया गया। हेरिडिटेरी था, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो राइट था ना दोस्तों, ये हेरिडिटेरी था जमींदारी सिस्टम, यानी कि उनका जो भी लेजिटिमेट सक्सेस है वो उसी स्टेट को होल्ड करेगा, उसी रेट पर, ठीक है। पट्टा, हर जमींदार पट्टा एक इशू करेगा हर कल्टीवेटर को, इसमें सब कुछ लिखा होगा कि इतना उसे रेवेन्यू देना है। जमींदार लैंड को सेल कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है अपनी जमींदारी को। अब भैया जो लैंड थी अब वो भी एक एंटिटी बन गई दैट कैन बी सेलेबल। यस, द लैंड बिकेम सेलेबल, मॉर्गेजेबल, ठीक है, ट्रांसफरेबल, ठीक है। तो ये सिस्टम इंडिया के अंदर डेवलप हो गया। जमींदार अगर फेल कर जाए, टैक्स नहीं दे पाएगा, तो भैया उसकी जमींदारी ऑक्शन के थ्रू दूसरे किसी जमींदार को दी जा सकती है, ठीक है।
अब यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या बोलते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस बोलते हैं कि भैया ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है ये करप्शन के स्कोप को रिड्यूस कर देगा। पहले क्या था, जो टैक्स कलेक्टर्स थे वो बोलते थे कि करप्शन हो रहा है, टैक्स कलेक्टर्स ने पैसा तो ले लिया, वो अपनी पॉकेट में रख लिया, गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो यहां पर ये करप्शन रुक जाएगा, करप्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि लैंड होल्डर जो है वो लैंड की कल्टीवेशन को इंक्रीज करेंगे। भले ही गवर्नमेंट को कम टैक्स मिल रहा है, उनकी इनकम कम है, पर वो अपनी इनकम को एनहांस करने की कोशिश करेंगे। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स एनहांस होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरिट्स बहुत सारे थे, क्योंकि एक लॉयल क्लास जमींदार की इंग्लिश कंपनी को मिल गई। वेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड जो वेस्ट थी अंडर कल्टीवेशन वो आना शुरू हो गई, लेकिन डीमेरिट्स ढेर सारे हैं, क्योंकि हैवी एंड ऑपरेसिव असेसमेंट इससे शुरू हो गया। टैक्स जो है वो कलेक्ट बहुत ज्यादा ऑपरेसिव मैनर में ये करना शुरू कर दिया। इवन टेनेंट्स को लॉकअप में भी डाल देते थे, मारते पीटते भी थे, काफी ज्यादा एट्रोसिटीज भी करते थे। तो ये लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो है, ये लैंड रेवेन्यू इस तरीके से वहां पर ये जो है ज्यादा ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, ज्यादा ऑपरेसिव नेचर का जमींदारी सिस्टम ये बन गया। इसके बाद में 1823 में 1823 में सर थॉमस मुनरो ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द रियॉतवारी। यहां पर कंपनी ने बोला कि अब हम डायरेक्टली रियॉट से ही अब कलेक्शन करेंगे। रियॉट का मतलब होता है पीजेंट, यानी कि अब पीजेंट जो है ये है ओनर तो हमने पीजेंट को पट्टे पे दे रखी है, ठीक है। अब हम इससे कलेक्ट करेंगे, जिसका होगा जो भी ग्रॉस प्रोड्यूस होगी उसका 1/3 लैंड रेवेन्यू होगा। और ये जो सिस्टम था ये इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया कवर करता था, दैट वाज द 51% एरिया को यहां पर कवर किया गया। महलवारी सिस्टम 1822 में ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में लाया गया, जिसमें विलेजेस को ग्रुप में बना दिया गया, जिसको कहा जाता था एस्टेट। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो इंडिया के अंदर स्टैब्लिश किया गया, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इंडिया में लैंड जो है वो सेलेबल एंड मॉर्टगेबल बन गई। जो इंडियन विलेजेस जो स्टेबल होते थे, ये सेल्फ सफिशिएंट जो विलेजेस थे, उनकी स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी ये खत्म हो गई। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ये इंडिया के अंदर स्टैब्लिश होना शुरू हो गया। मिडिलमैन जैसा जो कॉन्सेप्ट था ये सब यहां पर आना शुरू हो गए, और एक तरीके से देखा जाए तो फ्यूडल रिलेशनशिप फिर से स्टैब्लिश हो गई इंडिया के अंदर, ठीक है। ये पार्ट डिस्ट्रक्शन इसका पड़ा इंडस्ट्रीज के ऊपर। भैया जितने भी इंडियन ट्रेडिशनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे, इनका डिक्लाइन भी शुरू हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ हेविली अनबैलेंस्ड ट्रेड। पहले क्या था? पहले डिमांड था किसका? इंडियन गुड्स का, लग्जरी आइटम्स का। वो ब्रिटेन में जाते थे, खूब सारे जाते थे, वहां पर खूब अच्छे से सेल होते थे, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करते थे। 1750 में इंडिया के ब्रिटेन में आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडियन कॉटन टेक्सटाइल जो रैपिडली ग्रो कर रहा था, क्योंकि 1750 में जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ये धीरे धीरे जो है इंडियन जो कॉटन टेक्सटाइल मार्केट, मतलब जो कॉटन टेक्सटाइल था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, ठीक है। ये चीज कम होना शुरू हो गया। एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि भैया जो इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई, ठीक है। ये बंद हो गई तो ये प्रेशर काय पे जाएगा? ये जो प्रेशर है इनका ये लैंड के ऊपर जाएगा। अब लैंड से भी ज्यादा इनकम लाना है तो कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू हो गया। कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू हो गया, यानी कि कॉटन है, इंडिगो है ना, पेपर है, शुगर है, टी है, रॉ सिल्क, ओपियम, इंडिगो, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं वो सीधे मार्केट में सेल हो जाएंगी, काफी अच्छा खासा पैसा देगा। प्लांटेशन इंडस्ट्री ये डेवलप होना शुरू हो गई, टी, कॉफी, रबर, इन सब का, है ना। तो यहां पर कमर्शियलाइजेशन का जो है, एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन शुरू हो गया, एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज होना शुरू हो गई,
ठीक है। ये चीज जो कॉटन मिल इंडस्ट्री थी ये ब्रिटेन में इमर्ज हो गई, तो इंडियन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको डेंजर हो गया। भैया जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसको प्रमोट तो किया ही नहीं, ठीक है। यहां से इंडिया से जो भी रॉ मटेरियल था वो सीधे ब्रिटेन जाता था, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए कभी कुछ प्रमोशन उन्होंने किया नहीं, कभी इसको प्रमोट किया नहीं, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है ना, दे वर द सेफ लाइन। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का इनके साथ कोई कंपटीशन नहीं था, है ना भाई। हम अगर कॉटन ग्रो कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं कॉटन ग्रो, तो इजीली वो सेल हो जाती थी, ठीक है। अब हमने अगर उसी कॉटन से कपड़ा बना दिया तो भैया वो कंपटीशन सीधे ब्रिटिश गुड्स के साथ हो गया, यहाँ पर ब्रिटिश इंडस्ट्री के साथ हो गया। तो ये चीज़, तो एक ये भी कारण था यहाँ पर इसका होना, है ना। और वो इंडियन मार्केट को कंट्रोल करना चाहते थे एक्सपोर्ट के तौर पे। सो एक्सपोर्ट में भी क्या करेगा इंडियन एक्सपोर्ट में? आइवरी है, रॉ कॉटन है, ओपीएम है ना, यस, रॉ कॉटन हो गई, टी हो गई, जितना भी रॉ मटेरियल है, जो भी रॉ मटेरियल है वो सब इंडिया से एक्सपोर्ट करना, वो सब इंडिया से एक्सपोर्ट करना, ठीक है। तो ये उनका डिमांड था। मनी इकोनॉमी ये स्प्रेड होना शुरू हुई, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपटीशन, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड, इमरजेंस, यूनिफाइड नेशनल मार्केट, है ना, और ब्रिटिश फाइनेंस कैपिटल, इन सब का इंडिया के अंदर एंटर होना, और प्लांटेशन इंडस्ट्री, खासकर प्लांटेशन इंडस्ट्री और कमर्शियल क्रॉप्स का डिमांड, ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को बनाते चले गए, ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना सेशन आज का। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग कल मिलेंगे अपने अगले सेशन में, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग जानेंगे ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में, ठीक है। ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, और फिर उसके बाद इंडियन रेनेसा, ठीक है, और फिर रिवोल्ट ऑफ 1857, और उसके बाद फिर अपन मेन हिस्ट्री का पार्ट शुरू करेंगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।